आप लोगों ने डिमांड की थी कि सीटेट की जो कठिन शब्दावली है उसके वर्ड मीनिंग करवा दीजिए, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनकी तो कोई समस्या नहीं है, वो उनके लिए तो जो उनका एक वर्ड होता है वो अर्थ समझ लेते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये शब्दार्थ हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये शब्द वास्तव में हिंदी के ना होकर संस्कृत के शब्द हैं, और कई बार क्या होता है जब इन शब्दों का अर्थ आपको पता नहीं होता है और ये क्वेश्चन में आ जाते हैं, तब आपका कॉन्सेप्ट आता हुआ, यानी जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह पता है, तब भी आपका वो क्वेश्चन बिगड़ जाता है। क्योंकि यहाँ करना क्या होता है कि जो आपका क्वेश्चन होता है उसको भी डिकोड करना होता है अपनी भाषा में, पर प्रॉब्लम क्या आती है डिकोड करने में, ये कठिन शब्द साइकोलॉजी के। और दूसरा क्या होता है कि जो विकल्प होते हैं उनको भी डिकोड करना होता है, वहां भी जो प्रॉब्लम आती है, क्या आती है, संस्कृत के कठिन शब्द। तो आज हम क्या करेंगे, वर्ड मीनिंग जो है आपके शब्दार्थ, इनका अर्थ समझेंगे, ठीक है। और मैं आपको जो वर्ड मीनिंग है इस तरीके से समझाए जाएंगे एग्जाम्पल देके कि आप बहुत आसानी से उसको समझ सकें, और आप भी एग्जाम्पल के माध्यम से ही याद रखिए, तब वो आपको बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो पहला शब्द है अभिनय। अभिनय आप जानते ही होंगे, अभिनय का मतलब होता है एक्टिंग करना। होता क्या है कभी कभी कि जैसे कोई कक्षा में टीचर पढ़ा रहा है तो कोई नाटक है, तो नाटक को पढ़ाया नहीं जाता, नाटक का अभिनय कराया जाता है। तो अगर इस तरीके का जब क्वेश्चन आता है कि कक्षा में नाटक को किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, तो नाटक हमेशा अभिनय करके पढ़ाया जाएगा। और कई बार टीचर जब जादूगर की भूमिका में होता है तो वो भी कॉन्सेप्ट को अभिनय करके पढ़ाता है। तो अभिनय का मतलब होता है एक्टिंग। दूसरा आपका वर्ड मीनिंग है सांकेतिक प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण का मतलब तो आप जानते हैं, परफॉर्मेंस देना, और सांकेतिक का मतलब है इशारों से परफॉर्मेंस देना। कई बार आपके जो समावेशी के कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सुन नहीं पाते, तब उनके लिए जो आप टीचिंग करते हो वो कैसी होती है, सांकेतिक प्रस्तुतिकरण होता है। दैनिक जीवन में आप भी इसका इस्तेमाल करते हो। कई बार आपको पानी चाहिए होता है तब आप इशारा करके बता देते हो, या माचिस चाहिए होती है तो आप इशारा करके बता देते हो, और जब कोई आपसे बहुत दूर होता है तब भी आप क्या करते हो, संकेतों का प्रयोग करते हो उस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो इसे कहते हैं सांकेतिक प्रस्तुतिकरण, यानी अपने इशारों से परफॉर्मेंस करना या अपने इशारों से कोई चीज प्रस्तुत करना। अब आया आत्म केंद्रीयवाद। आत्म केंद्रीयवाद ये कॉन्सेप्ट जो है प्याजे का है। क्या है, आत्म केंद्रीयवाद। यहां ज्यादा डीप नहीं खींचेंगे, क्योंकि ये जब आपका प्याजे वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा तब डीप तरीके से पढ़ाया जाएगा। अभी आप एक मोटा अर्थ समझ लीजिए। आत्म केंद्रीयवाद का मतलब है अपने आप में खोए रहना। कुछ बच्चे होते हैं कक्षा में बैठे होते हैं, क्लास चल रही है, पर वो अपने आप में खोए हुए हैं, अपने आप में लीन रहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, आत्म केंद्रीयवाद। ये है निकटस्थ विकास का क्षेत्र। ये कॉन्सेप्ट जो है निकटस्थ लेव वाइगोट्स्की का है। निकटस्थ विकास के क्षेत्र का मतलब ये है कि जैसे एक आपका जो क्षेत्र होते हैं, तीन क्षेत्र होते हैं, तीन सिद्धांत दिए। पहला सिद्धांत जो दिया है वो क्या है, वास्तविक विकास का क्षेत्र। कौन सा होता है, वास्तविक विकास का क्षेत्र, यानी वो क्षेत्र जो बच्चा, जैसे ये है बोर्ड, अब छोटा बच्चा यहाँ पे आ गया तो ये क्या है, इसका वास्तविक विकास का क्षेत्र है, यहां तक इसका हाथ पहुंच रहा है। दूसरा होता है संभावित विकास का क्षेत्र। क्या, संभावित विकास का क्षेत्र, कि संभावना है कि बच्चा यहां तक पहुंच जाएगा। इन दोनों के बीच का क्षेत्र होता है, उसे कहते हैं निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो निकटस्थ विकास के क्षेत्र का मतलब है कि जो संभावित और वास्तविक है उसके बीच का क्षेत्र होता है। इसे ZPD भी कहते हैं, मचान भी कहते हैं। अब इसी बच्चे को आपने उठाया और उठा के ये ऊपर पहुंचा दिया, तो इसको क्या कहते हैं, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, यानी बीच की अवस्था है ये। वो अवस्था कि जहां बच्चा एक स्थिति में तो काम कर पा रहा है लेकिन अपने लेवल से अधिक का काम नहीं कर पा रहा है, आपने उसकी हेल्प कर दी, ये कहते हैं निकटस्थ विकास का क्षेत्र। दूसरे एग्जाम्पल समझिए कि बच्चा दो संख्याओं का जोड़ कर पा रहा है लेकिन 3 का नहीं कर पा रहा है। अब उसके टीचर ने उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दी, इससे वो 3 संख्याओं का भी जोड़ करने लगा। तो टीचर ने जो हेल्प की उसको कहते हैं निकटस्थ विकास का क्षेत्र। अब आया व्यक्तिगत वाचन, पर्सनल पढ़ना। जब आप हिंदी शिक्षण करते हैं तो क्या करते हैं, पहले शाश्वर वाचन होता है, फिर अनुकरण वाचन होता है, और फिर व्यक्तिगत वाचन होता है। तो उसमें व्यक्तिगत वाचन का मतलब यह होता है कि बच्चे को आपने पहले शाश्वर वाचन करा दिया, सारे बच्चे पढ़ा दिया, इसके बाद क्या हुआ, बच्चे ने अनुकरण वाचन करा। और व्यक्तिगत वाचन में हर बच्चा अपने आप किताब लेके पढ़ रहा है। जैसे टीचर ने, आपने नोटिस किया होगा कई बार टीचर ने क्लास में कोई कविता पढ़ाई, अब आपने कहा मोहन उठो जरा ये कविता पढ़ना, या सोनू उठो कविता पढ़ना, विक्की उठो कविता पढ़ना। तो जब एक पर्सनली बच्चे से आप कहते हो कि बेटा केवल तुम पढ़ो, तो इसे कहते हैं व्यक्तिगत वाचन। अगला है प्रवृत्त। प्रवृत्त का मतलब है किसी चीज में लीन हो जाना। जैसे बच्चे जो है खेलने में प्रवृत्त हैं, खेलने में प्रवृत्त हैं। अगला है वंचित पृष्ठभूमि, समावेशी शिक्षा का कीवर्ड है वंचित
पृष्ठभूमि। वंचित पृष्ठभूमि का मतलब है ऐसे बच्चे जिन्हें मौका नहीं मिला, वो वंचित हैं सुख सुविधाओं से। जैसे आप हैं तो आप वंचित नहीं हैं, आपके पास इंटरनेट भी है, मोबाइल भी है, सारी सुख सुविधाएं हैं, तो इनको क्या कहते हैं, आप चीज़ों को जो हैं आप वंचित नहीं हैं, आप भरपूर रिसोर्स वाली पृष्ठभूमि से आते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वंचित भूमि से आते हैं। कई बार अगर आप हाईवे पे जाएं तो हाईवे किनारे देखें एक टेंट टाइप के लगे होते हैं जो घुमंतु लोग होते हैं, तो जो उनके बच्चे होते हैं तो वो क्या होते हैं, एक तरीके से वंचित पृष्ठभूमि के, क्योंकि एक जगह वो लोग टिकते नहीं हैं, सुविधाओं का उनके पास अभाव होता है। तो ऐसे बच्चे जिनको क्या है, मौका नहीं मिल रहा है, वंचित हैं चीज़ों से। फिर सुविधा वंचित, ये भी वही वाली बात है कि उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, सुविधाओं से वो वंचित हैं, यानी सुविधाएं उनको ना मिलना, सुविधाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाना। अगला होता है दृष्टिकोण, आपका नजरिया, आपका दर्शन। हर किसी का दृष्टिकोण हर किसी के लिए अलग होता है। जैसे कोई बच्चा सही से सुन नहीं पा रहा है, सही से बोल नहीं पा रहा है, तो हो सकता है आपका दृष्टिकोण उसके प्रति सहानुभूति वाला हो, या हो सकता है आपका दृष्टिकोण उसके प्रति गुस्सा वाला हो। तो कहने का मतलब ये है कि नजरिया, आप कैसी नजर रखते हैं, आप किस तरीके की सोच रखते हैं दूसरे के प्रति। अगला है पूर्वाग्रह, बड़ा खतरनाक शब्द है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब होता है पहले से मान लेना, पहले से मान लेना। जैसे आप होता क्या है कि एक पूर्वाग्रह बना रखा है कि सारे दूधिये दूध में पानी मिलाते हैं, सारे दूधिये दूध में पानी मिलाते हैं। तो ये क्या है, पूर्वाग्रह है कि ये दूध में पानी मिलाते ही मिलाते हैं, दूध की क्रीम निकालते ही निकालते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं भी करते हैं, कुछ क्रीम नहीं भी निकालते हैं। तो पूर्वाग्रह का मतलब किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी समुदाय को लेके, किसी भी बच्चे को लेके, किसी भी चीज़ को लेके आप पहले से ही क्या करते हैं, पूर्वाग्रह बना लेते हैं। जैसे बहुत समय तक बुलेट के लिए पूर्वाग्रह बना रहा, ये तेल बहुत खाती है, इसका एवरेज बहुत कम है, लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्होंने उसको मॉडिफाई किया, सिस्टम ठीक किया, अब उसका एवरेज सही है। तो इस तरीके से क्या होता है, अपने मन में हम कुछ धारणाएं बना लेते हैं किसी के प्रति, उसको क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह। प्रगतिशील, आपके में एक टॉपिक भी है, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा। तो प्रगतिशील का मतलब है बच्चों की जरूरतों के हिसाब से व्यवस्थाएं बनाना। जैसे बच्चों को क्या मिलता है, मिड डे मील मिलता है, बच्चों को जूते वो बच्चों को जो है क्या नाम है, ड्रेस ही मिलते हैं, जूते ही मिलते हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं, तो इसको कहते हैं प्रगतिशील शिक्षा। अब यूपी में अगर आप किसी अच्छे जिले से हैं तो आपको लगता है कि ठीक है, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, अगर मिड डे मील नहीं भी मिलेगा तो बच्चा जो है वो घर पर खाना खा लेगा। लेकिन जहाँ पे ऐसी स्थिति है कि भूखमरी है, खाने की सुविधाएं नहीं है, माँ बाप जो हैं वो खेत में काम करने के लिए जाते हैं या मजदूरी करने के लिए जाते हैं, तो अपने बच्चों को जो है वो जमा कर जाते हैं, कहाँ, विद्यालय में। तो विद्यालय उनको रोक तो लेता है, लेकिन भूख लगने पर क्या करें, तो भूख लगने पर उनको खाना भी खिलाता है। वहां पे इनकी जो आवश्यकता है मिड डे मील की वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो इस तरीके से ये क्या है, आपका प्रगतिशील शिक्षा, कि बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ जो उसकी आवश्यकताएं, जरूरतें पूरी करना। आप लोगों को जो टीचर जब आप बनते हैं तो आपको इतनी हाई सैलरी मिलती है, ये कोई अपने इस्तेमाल के लिए कोई ना मिलती है, ये सैलरी इसलिए मिलती है कि ठीक है आप तो इस्तेमाल करें, लेकिन अगर बच्चे की कोई समस्या है और वो सॉल्व नहीं हो पा रही है तो आप अपने स्तर से भी उसको पूरा कर दें। इसलिए टीचरों को समृद्ध बनाया जाता है कि वो किसी भी स्तर पे विद्यालय में समस्या है या स्टूडेंट की समस्या उसको सॉल्व कर सकें। अगला है आपका स्वेच्छा। स्वेच्छा का मतलब होता है अपनी इच्छा से। क्या है, अपनी इच्छा से। जैसे आपकी स्वेच्छा है आप पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन कई बार क्या होता है पेरेंट्स जोर देते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तब पढ़ना पड़ता है, और कुछ लोग अपनी मर्जी से पढ़ते हैं, अपनी इच्छा से पढ़ते हैं, इसी को कहते हैं स्वेच्छा। परितोषक, क्या है, परितोषक। परितोषक का मतलब होता है संतुष्टि के लिए दिया गया इनाम। जैसे होता क्या है कि मान के कोई प्रतियोगिता हुई तो एक बच्चा फर्स्ट आया, उसको फर्स्ट इनाम मिला, दूसरा बच्चा सेकंड आया, उसको सेकंड इनाम मिला, तीसरा बच्चा थर्ड आया, उसे थर्ड इनाम मिला। अब यह है कि किसी बच्चे ने उससे थोड़ी बराबर की परफॉर्मेंस करी या उससे थोड़ी सी नीचे करी तो उसे परितोषक दिया जाता है, ताकि उसको भी संतुष्टि मिले कि हाँ हमको जो है वो एक कोई ना कोई इनाम मिल गया है। जैसे होता क्या है, जब कंपटीशन का दौर होता है, आपका संघर्ष चल रहा होता है, स्ट्रगल चल रहा होता है कंपटीशन में, तो आपके साथ वालों का सिलेक्शन हो जाता है, कई बार आपका भी हो जाता है, लेकिन कुछ का सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में आप उन्हें बाद में क्या समझाते हो, अरे तुम्हारा तो किस्मत में ही नहीं था, यह सब नसीब का खेल है। तो जब हम किसी को सहानुभूति दिखाते हैं, सांत्वना दिखाते हैं कि भाई तेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि तेरी किस्मत सही नहीं थी या कुछ चाहा ही नहीं किस्मत ने, तो ये एक तरीके का क्या होता है, परितोषक होता है कि उसको संतुष्टि देना बहुत जरूरी है कि बेटा वो किस्मत में ही नहीं था। तो परितोषक का मतलब संतुष्टि के लिए कोई भी बात कहना या कोई इनाम देना।
अगला क्या होता है, अभिकल्पित। कल्पित का मतलब होता है कल्पना करना, अभिकल्पित का मतलब होता है पहले से ही आपने कल्पना कर रखी है। कई बार आपको पता होता है ना क्या होता है, जैसे आपके दोस्त की लड़ाई हो जाती है तब आप उसके लिए जाते हैं, तो वहां आपको पहले ही पता होता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, तो इसे क्या कहते हैं, अभिकल्पित। बच्चे के संदर्भ में अगर आप देखें तो क्या होता है कि बच्चा लेट हो गया, मान के चलो आधा घंटा लेट हो गया, अब वो अभिकल्पित यानी अभिकल्पना बना लेता है मन में कि आज तो कुटाई लगनी ही लगनी है। अब वो कह रहे हैं मानदंड। मानदंड का मतलब होता है क्राइटेरिया या पैमाना, कि किसी चीज का कोई ना कोई मानदंड होता है। जैसे बच्चा है तो बच्चे को अगर एथलीट है तो रेस कर रहा है तो उसके भी कुछ मानदंड बनाए गए हैं कि 100 मीटर कि 200 मीटर कि 400 मीटर। तो इस तरीके से मापदंड का मतलब होता है एक तरीके का पैमाना। शिक्षा शास्त्री। शिक्षा शास्त्री कौन होते हैं, जो शिक्षा के विद्वान होते हैं। कौन होते हैं, शिक्षा का विद्वान। जैसे हार्वर्ड, आपने उसका लेसन प्लान पढ़ा होगा। ब्लूम देखिए, ब्लूम की क्या है, लेसन प्लानिंग है। तो जो भी शिक्षा के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, शिक्षा के विषय विशेषज्ञ हैं, उनको कौन कहते हैं, शिक्षा शास्त्री। जिनका आप बीएड में साइकोलॉजी पढ़ते हो, मैटेरियल पढ़ते हो, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, विद्वान हैं, ये सब क्या हैं, एक तरीके से शिक्षा शास्त्री हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट किस पे दिए हैं, शिक्षा से अटैच कर दिए हैं। अगला वो कह रहे हैं सांप्रदायिक स्पष्टता। तो यहाँ पे कई शब्द हैं। देखिए, एक शब्द है सांप्रदायिक, जिसे आप क्या कहते हैं, उपसर्ग। दूसरा क्या है, प्रत्यय। एक है सम और दूसरा शब्द क्या है, प्रत्यय। और इक क्या है, जो बाद में लगाया गया है। और स्पष्टता, सांप्रदायिक स्पष्टता का मतलब ये होता है कि सांप्रदायिक स्पष्टता का मतलब यह होता है कि कॉन्सेप्ट का क्लियर होना, कॉन्सेप्ट का क्लियर होना। कई बार कहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, जब आप सीडीपी पढ़ रहे हो और सीडीपी पढ़ने में जब आपका सीटेट का पेपर जैसे जैसे करीब आएगा, 15-16 दिन बचेंगे, तब आप क्या कहोगे, भाई हमारा जो है सीडीपी का एक एक सांप्रदायिक स्पष्टता क्लियर है, यानी एक एक हमारा संप्रत्यय। संप्रत्यय का मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो स्पष्ट है, क्लियर है। अब जैसे यही वाला कॉन्सेप्ट है, क्या कह रहे हैं, वास्तविक विकास का क्षेत्र और संभावित विकास का क्षेत्र, कि एक वो जितना बच्चा कर पा रहा है, दूसरा वो जहां संभावना है, लेकिन कब है, जब उसे हेल्प दे दी जाए, यानी उसे एक तरीके से पाड़ दे दी जाए, मचान दे दिया जाए। तो इसको क्या कहते हैं, सांप्रदायिक स्पष्टता। ठीक है, कॉन्सेप्ट का क्लियर होना। विकासात्मक प्रतिमान। विकासात्मक का मतलब विकास होते हुए, प्रतिमान का मतलब है लक्षण दिखाई देना, यानी विकसित होता हुआ अगर कोई दिखाई दे। जैसे कोई विकसित हो रहा है पौधा, तो उसके फूल हैं, पत्तियां हैं, वो फैल रही हैं, दिखाई दे रही हैं, तो इसे कहते हैं क्या, विकासात्मक प्रतिमान। बड़ा अच्छा शब्द है अमूर्त संरचना। एक होता है मूर्त जो दिखे और अमूर्त जो ना दिखे। तो अमूर्त संरचना जो दिखाई ना दे, वह ढांचा, जो दिखाई ना दे वह ढांचा। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे को ने शेर नहीं देखा, टाइगर को, किसी ना तो वास्तविक रूप से उनने शेर को नहीं देखा, तो अब उसकी टीचर उसको बताती है कि जैसे कि बड़ा डॉग होता है, बड़ा कुत्ता होता है, वैसा ही शेर होता है। तो उसने एक अमूर्त संरचना अपने माइंड में बना ली, लेकिन कब, जब उसने रियल फोटो ना देखा हो। क्या फोटो ना देखा हो, रियल फोटो ना देखा हो। जैसे आपने कहा कि एक जानवर में, एक जंगल में अद्भुत जानवर देखा गया जो कि कुछ कुछ कुत्ते की तरह मैच हो रहा था, लेकिन उसके कुछ सींग भी थे। अब आप क्या करेंगे, अपनी अमूर्त संरचना तैयार करेंगे कि डॉग जैसा भी था और सींग भी थे। सींग किसके होते हैं, मान के चलो कि जैसे भैंस के होते हैं या किसी हिरन के होते हैं। तो वैसे ही आप अपने मन में एक ऐसा ढांचा बनाना काल्पनिक तौर पे, उसे कहते हैं अमूर्त संरचना। संवेदी चालक। संवेदी चालक, संवेदी का मतलब होता है इमोशन और चालक का मतलब चलना। कई बार आप क्या है, इमोशनल होके कोई काम कर देते हैं, इमोशनल होके चल पड़ते हैं, इसे कहते हैं संवेदी चालक। जैसे हुआ क्या कि बच्चा है, बच्चा लेट आया है स्कूल में, आने के बाद उसने कहा कि मैम ऐसा ऐसा हो गया, कोई घटना बता दी उसने, ऐसी इमोशनली घटना। तब आप भी इमोशनल हो गए, अरे कोई नहीं, चल हम भी तेरी हेल्प करने चल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कई बार होता है कि आपका दोस्त भी आपसे कोई बात कहता है और आप इमोशन में आ जाते हैं, और उस इमोशन में आके जो काम करते हैं उसे कहते हैं संवेदी चालक। अगला है स्थायी विशिष्टता। स्थायी विशिष्टता का मतलब है आपके अंदर परमानेंट क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपने अपने आप को अलग तरीके का दिखाया, तो ये कैसी हो गई, अस्थायी विशिष्टता। और इंटरव्यू देने के बाद आप क्या हो गए, जस्ट वैसे ही हो गए जैसे पहले थे। ऐसा परिवर्तन व्यवहार में आपके जो परमानेंट होता है, आपकी विशेषताएं परमानेंट हो जाती हैं, उसे कहते हैं स्थायी विशेषता। एकांकी आयाम। एकांकी का मतलब एक पक्षीय, यानी एक पक्षीय, और आयाम पक्ष, एक पक्ष। एकांकी आयाम का मतलब एक पक्ष, ठीक है, और दो आयाम का मतलब दो पक्ष, त्रिआयाम का मतलब तीन पक्ष। किसी भी चीज का एक पक्ष होता है। जैसे कई बार बच्चे ने जो है कोई शिकायत करी, किससे करी, प्रिंसिपल से या पेरेंट से करी। अब यहां पे समस्या ये आ रही है, चलो छोड़ो, बच्चा फेल हो गया,
कंडीशन ये है बच्चा फेल हो गया। अब इसका एक पक्ष क्या है कि आपने बच्चे को बुलाया, प्रिंसिपल ने बच्चे को बुलाया और बुलाने के बाद पूछा भाई तो क्यों फेल हो गया, तो वो उसका एक पक्ष है। अब आपने क्या करा, प्रिंसिपल ने बच्चे को भी बुलाया, पेरेंट्स को भी बुलाया और उस टीचर को भी बुलाया जिस विषय में वो फेल हुआ। अब क्या हुआ, तीनों से बात करी। भाई अभी आप टीचर से पूछा क्यों फेल हुआ, तो बच्चे ने कोई कारण बताया कि घर पे पढ़ाई नहीं हो पाई या घर पे कोई प्रॉब्लम थी। अब उन्होंने पेरेंट्स से पूछा हाँ भाई क्या प्रॉब्लम थी, तो ये बहुआयाम होता है। ठीक है, तो एक पक्षीय आयाम केवल एक पक्ष, सहबद्ध साथ साथ में जुड़ा हुआ। सहबद्ध का मतलब साथ में जुड़ा हुआ। जब आप बच्चे को अधिगम कराते हो, इसको आप ऐसे समझ लो कि आपने बच्चे को पढ़ाया ए फॉर एप्पल, तो बच्चा ए को नहीं जानता है, वो एप्पल को जानता है। अब आपने क्या करा, ए को एप्पल के साथ कनेक्ट कर लिया, जब कनेक्ट हो गया तो जुड़ गया। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, वो बी को नहीं जानता है, वो बॉल को जानता है। सी फॉर कैट, वो कैट को जानता है। अब खुद देखो कितना मनोवैज्ञानिक तरीके से चीजें सेट करी हैं। वो बात अलग है कि आज के बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सके कि A4 जो है अमेजन हो गया, B4 जो है वो कुछ हो गया, C4 कुछ हो गया, D4 कुछ हो गया, वो एक अलग मैटर है, उसको समझ में नहीं आएगा। उसको देखो जानता क्या क्या है, वो A4 एप्पल जानता है, वो बॉल जानता है, वो कैट जानता है, वो डॉग जानता है, वो एलिफेंट जानता है। तो आपस में क्या, इसको जोड़ देते हैं चीज़ों को, और इसको क्या कहते हैं, सहबद्ध। और जब चीज़ें जुड़ जाती हैं तब इसको बॉल को एप्पल को हटा देते हैं, फिर ABCDEFGHIJ इस तरीके से वो आगे बढ़ जाता है। अब अगला है परिवेशीय कारक। परिवेश का मतलब होता है चारों ओर के जो कारक होते हैं वो बच्चों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो परिवेशी कारक का मतलब आपके चारों ओर के जो भी तत्व होते हैं, जो भी फैक्टर होते हैं, उसको कहते हैं परिवेशीय कारक। सापेक्ष का मतलब सामने, सापेक्ष का मतलब सामने। रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं कि आपके सापेक्ष ए बैठा है, बी के सापेक्ष सी बैठा है, तो सापेक्ष का मतलब सामने। परिधीय का मतलब चारों ओर, परिधीय का मतलब चारों ओर। परामस्तिष्कीय घात, परामस्तिष्कीय घात लकवा भी जिसे कहते हैं, ये एक मानसिक बीमारी है। किरमा देशन, किरमा का मतलब होता है क्रम के अनुसार आदेश देना, क्रम के अनुसार आदेश देना। प्रतिरोध का मतलब है रुकावट बनकर खड़े हो जाना, या कहते नहीं कि प्रतिरोध बन गया है, कहाँ बन गया है, प्रतिरोध बन गया है। जैसे आप हाईवे पे जा रहे हो, अचानक कोई पेड़ कट के हाईवे पे गिर गया, तो वो क्या बन गया, प्रतिरोध बन गया। इसका मतलब रुकावट बनकर खड़े हो जाना। उन्मुखीकरण, उन्मुखीकरण का मतलब होता है किसी चीज की ओर मुड़ जाना। जैसे बच्चा विद्यालय से निकला, बच्चा जो है घर से निकला विद्यालय के लिए, पास में मेला लगा है, तो वो उन्मुखीकरण उसका हो गया मेले की तरफ, यानी अब वो मेले की तरफ मुड़ गया। या ऐसा है कि बच्चे के बहुत ढेर सारे दोस्त जो हैं पबजी खेल रहे हैं या फ्री फायर खेल रहे हैं, और उसको पढ़ाई का काम भी करना है, लेकिन उसका जो उन्मुखीकरण है वो उन्मुख किधर को हो गया, गेम की तरफ को हो गया। तो क्या है, किसी एक चीज की तरफ को मुड़ जाना। अगला है संरक्षण, पियाजे का कॉन्सेप्ट है। आप जानते ही होंगे कि उसने क्या करा, एक बड़ा बर्तन लिया और एक छोटा बर्तन लिया, पर दोनों में समान रूप से पानी डाला और बच्चे से पूछा कि किसमें ज्यादा पानी, किसमें कम पानी है। अगर बच्चे ने ये बात बता दी कि दोनों में पानी समान है, तो समझो उसके अंदर संरक्षण हो गया। और उसने अगर आकृति पकड़ी कि जो बड़ी आकृति इसमें ज्यादा पानी है, तो उसके अंदर संरक्षण विकसित नहीं हुआ। इसको कहते हैं संरक्षण, पियाजे कॉन्सेप्ट है। अगला है तार्किकता। तार्किकता का मतलब होता है लॉजिक देना। जैसे कई बार क्या होता है, आप कहते हैं आपको पढ़ाई करना है, आपको समय चाहिए, ये है वो है, तो ऐसे में घर वाले नहीं मानते हैं, लेकिन जब आप एक तर्क देते हो, उसका कोई रीजन देते हो, उसका कोई लॉजिक देते हो, तब वो बात को मान जाते हैं। तो तार्किकता का मतलब है किसी भी चीज का लॉजिक देना या उसके पीछे कारण बताना। अब विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कई बिंदुओं पर सोचना। विकेंद्रीकरण, कई बिंदुओं पर सोचना। अगर आप भारत का संविधान देखो तो क्या व्यवस्था की गई है, विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की गई है कि शक्तियां सबको बांट दी गई हैं। अगर एक के पास शक्ति आ गई तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा और वो निरंकुश हो जाएगा। तो विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कई चीजों पर सोचना। सकर्मक अनुमान एवं क्रमबद्धता। सकर्मक का मतलब सही अनुमान, जो क्रम के साथ सही अनुमान है, और क्रमबद्धता और एक क्रम से, सही अनुमान और क्रम से। जैसे जब कभी कोई घटना घट जाती है तो जांच एजेंसियां इन्वेस्टिगेशन करती हैं, जांच बिठाती हैं, तो वो ये तरीका तो अपनाती हैं, सकर्मक अनुमान एवं क्रमबद्धता। वो एक सही अनुमान लगाती है, क्रम में लगाती हैं कि पहले इस तरीके से चोर आए होंगे, गेट को खोला होगा, फिर चोरी की होगी और पीछे के रास्ते से भाग गए होंगे। तो इसे कहते हैं सकर्मक अनुमान और क्रमबद्धता। गति समन्वय वैफल्य, गति समन्वय वैफल्य, इसका मतलब होता है एडजस्ट नहीं कर पाना।
क्या नहीं कर पाना, एडजस्ट नहीं कर पाना। जैसे आपका जो मस्तिष्क होता है वो सिग्नल देता है पूरी बॉडी को, उसके अकॉर्डिंग बॉडी काम करती है, यानी कंट्रोल किसके पास है, माइंड के पास है। अब अगर आपको क्या हो गया, प्रामस्तिष्कीय घात हो गया, एक हिस्से में लकवा मार गया, तो बॉडी के कुछ हिस्से काम करना बंद कर देते हैं, यानी बॉडी अब एडजस्ट नहीं कर पाती। तो इसे कहते हैं गति समन्वय बैफल, यानी बच्चा एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, कह कुछ रहा है, आवाज कुछ निकल रही है, ठीक है, जहां कुछ करना चाह रहा है कुछ नहीं हो पा रहा है, एक हाथ उठाना चाह रहा है पर वो हाथ नहीं उठ पा रहा है, तो इसे कहते हैं एडजस्ट ना कर पाना, गति समन्वय बैफल। समावेशन का मतलब होता है सभी को मिलाकर, समावेशी शिक्षा जो है इसी शब्द से बना है, समावेशन, सभी को मिलाकर। ठीक है, आपके पास बहुत से खिलौने, आपने सबको एक साथ रख दिया तो वो हो गया समावेशन। दृष्टिबाधित आप जानते ही हैं कि जो बच्चे जो हैं देख नहीं पाते हैं, दृष्टिबाधित कहते हैं। संकाय का मतलब होता है डिपार्टमेंट, जैसे कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय, इसे कहते हैं क्या, डिपार्टमेंट। समुदाय, एक संस्कृति के लोग या एक धर्म के लोग। संदर्भ बारे में, संदर्भ बारे में कंपटीशन, पता है आप लोग कहते हो कंपटीशन कठिन हो गया, कठिन कोई ना हो गया, जो क्वेश्चन बनना है वो संदर्भ बुक से बनना है, उस कॉन्सेप्ट के संदर्भ से बनना है। ठीक है, कहां से बनना है, संदर्भ से बनना है, इसी बारे में मामला टफ हो जा रहा है। तो संदर्भ का मतलब बारे में। अप्रासंगिक संप्रत्यय, तो शब्द क्या है देखो, प्रासंगिक, और इसमें क्या लग गया, अप्रासंगिक संप्रत्यय, यानी बेकार के कॉन्सेप्ट। संप्रत्यय का मतलब कॉन्सेप्ट। स्वालीनता का मतलब अपने आप में खोए गए, स्वालीन हो गए, स्वालीनता, अपने आप में खोए रहना। प्रासंगिकता और अर्थपूर्ण, प्रासंगिक और अर्थपूर्ण। प्रासंगिक कहते हैं कुछ प्रासंगिक बात है नहीं है, यानी कोई सही बात है नहीं है, तो प्रासंगिक का मतलब बारे में और कोई मतलब हो। प्रासंगिक और अर्थपूर्ण, उसके बारे में हो, प्रसंग के बारे में हो, अर्थपूर्ण हो। कई बार विवाद किसी चीज को लेके और आप बात किसी और चीज की कर रहे हो, तो कई बार लोग कह देते हैं कि भाई तुम प्रासंगिक बात करो ना, आप प्रासंगिक बात कर रहे हो। तो प्रासंगिक का मतलब होता है प्रासंगिक और अर्थपूर्ण, बारे में और कोई मतलब हो। अधिगम कर्ता को कहते हैं छात्र को, इसका एक नाम अध्येता भी है, गच्चा मत खा जाना, एक नाम इसका क्या है, अध्येता, अध्येता। ठीक है, अध्येता, अधिगम कर्ता, छात्र। वह अभिप्रेरणा, प्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक और एक वह। आंतरिक आपके अंदर से मोटिवेशन आता है, और वह क्या होता है, बाहर से मोटिवेशन आता है। अगला है अनम्यता, जिसका कोई नाम ना हो, अनम्यता जिसका कोई नाम ही नहीं है। अपसारी चिंतन, चिंतन दो तरीके के होते हैं, एक अभिसारी एक अपसारी। अभिसारी जो होता है एक बिंदु पर सोचा जाता है, और अपसारी जो है कई बिंदुओं पर सोचा जाता है। ठीक है, इसके बाद है स्वायत्ता। स्वायत्ता का मतलब मालिक होना, स्वायत्ता का मतलब मालिक होना, अपने अकॉर्डिंग काम कराना। तो इस तरीके से ये आपके वर्ड मीनिंग हो गए।